मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो गई। हलफनामे में गलत जानकारी देकर खुद जीती हुई सीट गंवा दी। अब कांग्रेस को टेंशन झारखंड में है। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं लास्ट बॉल पर उनकी गेंद बाउंड्री पार ना पकड़ी जाए, यानी कि कैच आउट ना हो जाए, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट है। मैदान में 3 कैंडिडेट हैं। तीसरे कैंडिडेट जो निर्दलीय हैं उन्हें बीजेपी का सपोर्ट मिल चुका है, यानी कि उनके पास 24 वोट हैं। बस उन्हें और 4 वोट की जरूरत है, क्योंकि कुल 28 वोट चाहिए होते हैं। अब जेएमएम के पास 34 वोट हैं। उन्होंने एक अपने कैंडिडेट को उतार दिया तो उनके पास फिर बच जाते हैं 6 वोट। अब ये 6 वोट अगर कांग्रेस के खाते में ना जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस उसके साथ आरजेडी को मिला दे, लेफ्ट पार्टी को मिला दे, तब जाके कांग्रेस के खाते में ये 28 सीटें पूरी हो रही हैं। अब बात आती है कांग्रेस और बीजेपी के समर्थित जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के पास 16 वोट हैं, 12 वोटों की उनको जरूरत है। कांग्रेस को जेएमएम का एक्स्ट्रा वोट के अलावा आरजेडी और लेफ्ट, जैसा मैंने कहा, कि मिलने का भरोसा है। अगर सहयोगी ने साथ नहीं दिया, इनके बीच अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो कांग्रेस के प्रणब झा राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो वहीं पर निर्दलीयों को सिर्फ 4 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। जो आंकड़ा आप समझिए, उनको 12 चाहिए कांग्रेस को, और यहां पर जो बीजेपी समर्थित या निर्दलीय हैं उनको चाहिए 4 वोट एक्स्ट्रा। अगर महागठबंधन के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो फिर क्या होगा? गेम ओवर हो जाएगा। अब झारखंड में कांग्रेस के प्रणब झा राज्यसभा पहुंचे या फिर बीजेपी समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी, ये तो 18 जून को पता चलेगा। लेकिन 18 जून बीजेपी के लिए बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। 18 जून को पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी को राज्यसभा में अपने अकेले के दम पर बहुमत मिलेगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है और बहुमत के लिए 123 की जरूरत होती है। अभी राज्यसभा में बीजेपी के 113 सांसद हैं। 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 26 में से कम 13 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़कर 126 हो जाएगी, जो बहुमत से 3 ज्यादा है। और 1988 के बाद पहला मौका है जब कोई पार्टी अपने बलबूते पर, अपने दम पर राज्यसभा में बहुमत हासिल करने जा रही है। लेकिन एक बार फिर से हम लौटते हैं झारखंड के ऊपर। झारखंड को लेकर अभी अजित जी हमें लेटेस्ट बताएंगे कि क्या वाकई में परिमल नैथानी 4 वोट मैनेज कर पाए हैं? नहीं, पहले तो अभी तो उनका पर्चा ही फंसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनका कल तो अभी उनको जो स्क्रूटनी में गड़बड़ियां आई, उनके डिस्क्रिपेंसीज पाई गई उनके नॉमिनेशंस में, तो उनको समय दिया गया है अभी सुबह 11 बजे तक का वो रेक्टिफाई करने का। उनके पर्चे में 3 गड़बड़ी थी। एक तो नाम का सीक्वेंस गलत था, दूसरा एक जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली वाला कॉलम था उसमें कुछ जानकारी अधूरी थी, और कुछ मुकदमों से, कानूनी मामलों से जुड़ी जानकारी अधूरी थी। लेकिन उनको समय दिया गया है रेक्टिफाई करने का। कोई शाम तक बात आ रही थी कि उन्होंने कर लिया? हाँ, वो कर लेंगे, चूंकि 3 बार वो एमपी रह चुके हैं राज्यसभा से लगातार, अभी भी राज्यसभा में है, तो उनको कोई बहुत नहीं करना। अभी जिस राज्यसभा में है वही हलफनामा भी दे देंगे, वो तो उनका चल जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ी वो नहीं होगी। ये चीज खत्म हो जाएगी। चुनाव होगा वहां 18 तारीख को, वोटिंग होगी, चूंकि 2 सीटें हैं और 3 उम्मीदवार हैं। तो वोटिंग का फॉर्मूला आपने बता दिया है कि बीजेपी मतलब एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनको 4 वोट चाहिए। उनके पास 24 हैं, 4 चाहिए हैं। और उधर जो यूपीए के उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, उनके पास 28 वोट है। उनको अपना 28 वोट बचा के रखना है। मतलब 16 अपना है उन कांग्रेस का, बाकी 6 जेएमएम के हैं, 4 आरजेडी के हैं और 2 लेफ्ट पार्टी के हैं। उनके पास 28 चाहिए, 28 हैं। उनको बस अपना 28 बचा के रखना है। नहीं, बचेगा कि नहीं बचेगा वही तो जानना चाह रहे हैं। वही बचना। अब बचने, अगर देखिए इन्हीं ऐसी ही स्थितियों में परिमल नाथवानी 2 बार राज्यसभा रहे हैं बिहार झारखंड से, 2008 से 14 और 14 से 20। ऐसी ही परिस्थितियां थी, ऐसी ही असेंबली थी, और ऐसी ही जुगाड़ करके वो राज्यसभा। आप मुझे बताइए कि अब जो ये 4 मैनेज होंगे, लेफ्ट को मैं छोड़ देता हूं, आरजेडी पे? बिल्कुल। देखिए, आरजेडी के 4 में से 3 वल्नरेबल हैं। जो मंत्री हैं संजय सिंह यादव, उनको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो मंत्री हैं, तो वो हो सकता है जोखिम न लें, लेकिन बाकी 3 लोग वल्नरेबल हैं। ठीक है, 3 यहां से आ गए, 3 वल्नरेबल हैं। अब तीनों आ जाएंगे या कोई एक संभावित मान के चल रहे हैं। वो एक वल्नरेबल है। 3 जेएमएम के जो 6 बच रहे हैं, वो 6 वल्नरेबल हैं। और कांग्रेस के अपने 6 के 6 वल्नरेबल हैं, और कांग्रेस के अपने जो 12 हैं उसमें से 7 वल्नरेबल हैं। अरे और एक जो है झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के एक एमएलए हैं जयराम महतो, तो वो अपनी पार्टी के अकेले एमएलए हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको जहां बेटर डील मिलेगी तो हम इनको उनके डाली देते हैं कि जाएंगे। हाँ। तो वो मान सकते हैं कि वो 24 के साथ एक वो 25 3 बचे लोग, 3 मैनेज करना है, 3 मैनेज करना है। तो इसलिए परिमल नाथवानी के लिए, प्रणब झा के लिए रास्ता मुश्किल है। हालांकि पॉलिटिकल आदमी है, झारखंड के आदमी है और काफी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है जो हमने। चलिए, लेकिन आपने तो मुश्किल आसान कर दी है इस बार परिमल नाथवानी के लिए। तो सज्जन जी, लेकिन जो महम हो जाता है बीजेपी का अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करना, इसका मतलब ये होता है कि आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे जो बिल्स हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है, तो क्या रास्ता रहने वाला है, रोड मैप जो बीजेपी पाना चाह रही है?
तो तय कर रही है वो क्या है? देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस की बात उन्होंने की थी कि यूपीए एरिया में पॉलिसी डिसीजन नहीं होते थे। वो पॉलिटिकल भी था, लेकिन कहने का मतलब है एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी अप्लाई। तो उसके लिए आप देखिए कि जब बीजेपी के पास ये पूरी बहुमत थी और एनडीए बड़ी, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। तो उस तरीके से बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव लॉज है, जैसे फार्म रिफॉर्म्स के हैं। आप याद कीजिए 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल को प्रधानमंत्री मोदी फिर से लाना चाह रहे थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ विरोध हुआ, वापस जाना पड़ा, लेजिस्लेटिव पार्टीज में भी थी। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं। डिलिमिटेशन हो गया, डिलिमिटेशन तो है ही है। उसके लिए देखिए अभी बात चल रही है कि शायद उसी फॉर्मूले पे डीएमके से बात की जाए कि भाई हर स्टेट का 50% शेयर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो नवंबर 2026 के बाद जो अमेंडमेंट किया गया है वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो डिलिमिटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल मैंडेट है वो लागू हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो उस हिसाब से तो साउथ को और घाटा होगा। तो साउथ के लिए ये फेवरेबल है कि जो रेशियो है कि आपका परसेंटेज वही रहे 50% हर स्टेट का। तो शायद डीएमके इस चीज को फिर से इस बात पे अभी जो बदले हालात है करें। तो एक तो डिलिमिटेशन की बात हो गई। दूसरा देखिए कॉमन सिविल कोड की भी बात हो सकता है। अभी तक हम लोग स्टेट लेवल पे देख रहे हैं, अब नेशनल, अब पैन इंडिया, अब वो नेशनल लेवल पे, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी का मैंडेट है, उसको आप क्योंकि हमने डिलिमिटेशन का जिक्र किया, तो जिस तरह से बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि 18 जून के बाद ऐसा मौका आ रहा है 1988 के बाद, जब बीजेपी अपने बूते पर राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लेगी, उसी के साथ डिलिमिटेशन को लेकर के जो बात हो रही है। तो अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता का कुनबा टूटना शुरू हुआ है और पूरे के पूरे टीएमसी के अगर सांसद बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, तब क्या होगा? 20 की तो बात पहले ही चल रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही है ममता बनर्जी के। आज फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होगी और इस केस में सीआईडी के एक्शन से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अभिषेक बनर्जी सीआईडी की पूछताछ में शामिल होने से बचते रहे हैं। सीआईडी 3 समन दे चुकी है, लेकिन अभिषेक ने अब तक सवालों का सामना नहीं किया। अभिषेक की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुनाता है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, वो भी देखना होगा। फर्जी दस्तखत केस में अभिषेक को कल शाम 5 बजे तक सीआईडी के सामने पहुंचना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। सीआईडी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गई। टीएमसी का ऑफिस कालीघाट में है। ममता बनर्जी के ठीक घर के सामने ही ऑफिस है। जैसे सीआईडी कालीघाट पहुंची थी तो टीएमसी नेता भी वहां पहुंच गए। सीआईडी का विरोध करने लगे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। बहुत देर तक वो खड़े रहे। टीएमसी नेताओं ने अफवाह फैला दी कि सीआईडी ने ममता बनर्जी के घर पर रेड की है। अब इसलिए मदन मित्रा, कुणाल घोष तुरंत वहां पहुंचे। सीएम और टीएमसी की जो आरोप हैं, सीआईडी की टीम मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए रोज रेड कर रही है, इस तरह से आरोप लगाने लगे। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। कौन केस में है, कौन केस में नहीं है, ये तो हमारा पास इंफॉर्मेशन ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो जो भी हो, जब ममता दीदी दिल्ली में है, सब लोग जानते हैं, अनाउंस प्रोग्राम था। उस टाइम में एक लेडी, एक्स चीफ मिनिस्टर, लीडर ममता बनर्जी जैसी, उनके घर पर उनकी एब्सेंस में ये इन्वेस्टिगेशन और क्या चल रहा है कौन जाने। अब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता अब सपोर्ट की तलाश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। नोट करने वाली बात तो यह थी कि ममता बनर्जी डेरेक ओब्रायन को लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंची थी। अभिषेक बनर्जी उनके साथ नहीं थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बंगाल में चुनाव हार, पार्टी में बगावत और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो जहां एक तरफ सोनिया गांधी के साथ चर्चा में व्यस्त थी ममता बनर्जी, उसी दौरान उनके घर के बाहर जो टीएमसी का ऑफिस है वहां पर सीआईडी पहुंची थी। सर, बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से शोभन देव ने जो एक पर्चा दाखिल करवाया, सामने रखा है, उसमें बताया जा रहा है कि यही वो पर्चा है जिसको रितु ब्रोतो ने बोला कि ये पर्चा वो है जिसमें कौन कौन शामिल हुआ है और मीटिंग में कौन कौन पहुंचा था, सिर्फ उसी के सिग्नेचर है। शोभन देव बता रहे हैं कि ये वही पर्चा है जिसमें ये तय हुआ था कि मैं बनने जा रहा हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसीलिए बता रहे हैं कि सीआईडी के लोग पहुंचे हुए थे, इसीलिए अंदर दफ्तर में नहीं जाने दिया जा रहा था। देखिए, ये तो वो इस 2 मामले हैं। आपने 2 सवाल, दो खबरें एक साथ आपने रखी हैं। हाँ। एक तो ये, इस मामले में सीआईडी भी कुछ ओवर रीच कर रही है। मतलब आपको जांच करनी है, लेकिन एक मैसेज भी बनाना है कि देखिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कितनी सख्ती से हो रही है। बीजेपी के अपने वर्कर्स को भी एक मैसेज देना है। उस मैसेजिंग का एक काम है ये। नहीं तो रेड करके आप पार्टी के मुख्यालय में कौन सा दस्तावेज रखा होगा जिससे पता चलेगा कि दस्तखत फर्जी थे या असली थे।
उसे तो नहीं पता चलेगा दस्तखत फर्जी थे या असली, ये तो इससे पता चल जाएगा कि आप उन दोनों के नमूने ले लीजिए, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के असली नमूने ले लीजिए और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उनको मिलवा लीजिए और आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। नहीं सर, वहां पर बोला जा रहा है ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखे हुए हैं और कह रहे हैं ब्लॉक लेटर्स में क्यों है, सिग्नेचर क्यों नहीं है? फर्जी दस्तखत है अगर तो अपने आप में प्रमाणित हो गया कि ब्लॉक लेटर में कोई दस्तखत नहीं करता है तो ये फर्जी हो गया, तो ये मुकदमा चलेगा। रेड करने का है, ये थोड़ा ज्यादा की बात हो गई कि आप जाकर के दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कल वाली जो मुलाकात है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो, आपने ध्यान दिलाया कि वो अभिषेक बनर्जी को लेकर के नहीं गई थी और सोनिया गांधी के साथ भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो बिना राहुल गांधी की मौजूदगी के क्या राजनीति होगी? ममता बनर्जी के ऊपर तो राहुल गांधी अटैक कर रहे थे ना, और आगे की जो पॉलिटिक्स करनी है वो सोनिया गांधी को तो करनी नहीं है, वो तो राहुल गांधी को करनी है। तो राहुल गांधी इंदिरा भवन में अपने संगठन की पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, वो भी उस समय 1 घंटे की मीटिंग में नहीं मौजूद थे, और अभिषेक बनर्जी भी नहीं मौजूद थे, जिन 2 लोगों को आगे पॉलिटिक्स करनी है। तो अब ये हो सकता है कि इन सोनिया 5 साल के बाद गई थी ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है ज्यादातर मोटे तौर पर, और दोनों के बीच में एक पुराने संबंध ऐसे हैं, परिवार के संबंध हैं, राजनीति की भी बात हुई होगी, लेकिन वो मेटरलाइज तब तक नहीं होगी जब तक अभिषेक और राहुल गांधी नहीं। अजीत जी, आपका ये पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि जो आने वाले वक्त में ही टीएमसी हो या फिर कांग्रेस की राजनीति आगे लेकर जाएंगे, दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या कहीं पर कोशिश हो रही है ममता बनर्जी की कि आखिरी मौका है, जैसे कि संजय राउत या किसी दूसरे कुछ लीडर्स कैसे ना बातें जो चर्चा में चल रही है, कोई उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप विलय क्यों नहीं कर लेते थे अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ टीएमसी को? देखिए वही एक मौका है, क्योंकि 1998 में सोनिया गांधी ही थी कांग्रेस की अध्यक्ष। उसी समय में ये ममता बनर्जी टीएमसी बनाई थी कांग्रेस से अलग होके, क्योंकि उनका अपना एक ग्रीवांस था कि प्रणब मुखर्जी वगैरह थे, क्योंकि वो लेफ्ट के साथ जुड़ गए थे, और बंगाल की राजनीति में इनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा था, तो उस कारण से इनको लगा कि इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रणब मुखर्जी ने अपने उसमें ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि वो काफी नाराज हो गई और चले गए। अब अगर आप टीएमसी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो अभी टीएमसी एक ऐसा ब्रांड है जो जनता के आक्रोश का शिकार है। कहीं भी उसके नेता जा रहे हैं, चोर चोर लोग चिल्लाना शुरू करते रहे। एयरपोर्ट पे तो कल ऐसा हुआ कि ये कल्याण बनर्जी जो है, जो राज्यसभा सांसद, वो गए तो वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, लोगों ने उनसे कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। वो भी चोर चोर बोलना शुरू करे कि शुभेंदु चोर, ये चोर, वो चोर। तो वैसी स्थिति में अगर आपको आगे कुछ भी सार्थक दिशा में जाना है, तो जब आपका ब्रांड ही हॉस्टाइल हो चुका है पब्लिक के नजरिए में, ठीक है, तो कांग्रेस में आप शामिल हो जाइए। और या फिर एक तीसरा फंड बनाने की कोशिश की जाए, अगर ये लोग मिलकर तीसरा फंड बनाएं। ममता पास्ट हर प्राइम है, अब उनका हो चुका, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, और अभिषेक जो है, लेकिन एक कोशिश हो रही है थर्ड फ्रंट को लेके, मैं उसी का जिक्र करने जा रहा हूं सज्जन जी, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से नाराजगी के बीच माना जा रहा है कि डीएमके थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है, और बताया जा रहा है कि स्टालिन एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस एक फ्रंट तैयार करना चाहते हैं। अब ऐसे में वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं। स्टालिन का केजरीवाल, नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी पर फोकस है। अगर ये फ्रंट बनता है तो फिर ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इस फ्रंट के बनने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसका कोर वोटर वही होगा जो कांग्रेस का है। अजीत जी, अब स्टालिन को लेकर जो हम बात करेंगे, स्टालिन ये थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य आपको नजर आता है? क्योंकि वो खुद तो पावर से आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। अभी तो जो अगला चुनाव जो सबसे नजदीकी चुनाव होगा, राज्यों को छोड़ दें, जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं है। पंजाब, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तमिलनाडु का तो अभी ही हुआ, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ होते हैं 29 में। तो जो नजदीकी चुनाव है वो 2029 का है, जिसमें एमके स्टालिन या उनका बनाया थर्ड फ्रंट कोई रोल प्ले कर सकता है। जो इंडिया ब्लॉक बना था उसके अंदर भी एक प्रेशर ग्रुप काम करता था, एक थर्ड फ्रंट उसके अंदर भी काम करता था, जिसमें ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव थे। ये सब एक प्रेशर ग्रुप की तरह कांग्रेस के पैरेलल एक दूसरा संगठन अंदर ही चलाते थे। अब ये सब आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी हार करके बैठी हुई हैं, और अखिलेश यादव को कांग्रेस की मोटे तौर पर जरूरत होगी अगले चुनाव के लिए। तो अभी वो कांग्रेस से कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। तो अभी हमको लग रहा है कि तीसरा फ्रंट अगर कोई बनता भी है तो वो बहुत रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन तीसरे फ्रंट की राजनीति अगर होती है, और लोकसभा में और संसद के अंदर हर दिन की जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है, उस फ्लोर कोऑर्डिनेशन में अगर बीजू पटनायक, मतलब बीजू जनता दल और डीएमके, ये सब लोग, आम आदमी पार्टी, ये सब मिलकर अगर अलग पॉलिटिक्स करते हैं एक, तो ये फिर यूनाइटेड अपोजिशन जो है उसको एक झटका होगा, और सरकार को आसानी होगी जो वो विधायी काम होंगे उनको कराने। और ये प्रयास देखिए बीआरएस जो है तेलंगाना के, हाँ, उन्होंने भी पहले कोशिश की थी 2019 तक की एक थर्ड फ्रंट बने,
बीजेडी से और बाकी पार्टियों को साथ से बात हुई थी, लेकिन वो बात चली नहीं। लेकिन हाँ, इससे हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपका अपोजिशन बट रहा है। थर्ड फ्रंट बने ना बने, लेकिन एक फ्रंट तो अभी भी खुला हुआ है, और दमदार 10 में हम उसी फ्रंट की बात करेंगे, वो मिडिल ईस्ट का फ्रंट, जहां पर एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। अब हुआ यह है कि पलटवार और वार हो रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका ने देर रात ईरान पर हवाई हमले किए, एक दो जगह नहीं कई जगहों पे किए। अब जैसे कि बंदर सिरिक नेवल बेस को निशाना बनाया, विलायत नेवल बेस को निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास में भी हमला किया गया, सिरिक में भी हमला किया गया। तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। अब ईरान ने अमेरिका के जो बेस हैं, खासतौर पे बहरीन में मौजूद जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट करते हुए मिसाइल दागे। हालांकि जो सेंट्रल कमांड का तो अभी भी यही कहना है कि जो भी मिसाइल दागे गए थे वो किसी भी तरह से हिट नहीं हुए, उनको आसमान में ही एक उड़ा दिया गया या न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सज्जन जी, ये बात हो रही थी कल की 1-2 दिन में हम लोग डील कर लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। अब देखिए कि फिर से युद्ध शुरू हो गया है। उधर अब्बास अरागाची ने बोला है कि अमेरिका इस रीजन से चले जाए अगर वो सेफ रहना चाहते हैं। देखिए, सबसे वो तो है कि हॉर्मुज पे निगरानी कर रहे थे, अपाची जो उनकी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, उसको मार गिराया, और ट्रंप ने बोला कि भाई हम इसका जवाब देंगे, जवाब दे रहे हैं। वैसी स्थिति में एक चीज तय है कि ईरान बिल्कुल अभी डिफायंस मोड में है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान जो है बहुत ही रैशनल तरीके से पावर असिमेट्री को देखते हुए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तो क्लियर है कि भाई आप मार रहे हैं, मारिए, लेकिन हमारे पास, ईरान के पास क्या, हॉर्मुज के अलावे भी है कि वो अमेरिका की वल्नरेबिलिटी को पहचान गया है कि आपके जितने भी बेस और आपके जितने भी अलाई देश हैं, खाड़ी देश हैं, उनको आप कहां तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो वैसी स्थिति में ये सीधी सी बात है कि, और उसके बाद फिर आ रहा है कि 2-3 दिन में फिर से कुछ वो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ट्रंप की जो ये परपेचुअल अनसर्टेनिटी वाली जो बात है, उसमें आप ईरान के डिफायंस मोड को जब तक नहीं पहचानेंगे जिसके साथ डील करना है, आप डील ब्रेकर क्लॉज उसमें डालते रहे। इजरायल आपके लिए एक अलग समस्या है, ठीक है सर। आपने इजरायल का बात किया सज्जन जी, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट से कहा है कि ऐसा हो सकता आने वाले वक्त में कि हमें अकेले ईरान के साथ लड़ना पड़े। अजीत जी, ये बयान दिया है। देखिए, उनको पता है कि लगातार मना कर रहे हैं ट्रंप की आप दूसरे फ्रंट मत खोलिए, आप लेबनान का फ्रंट मत खोलिए जो मेन है, बंद नहीं करेंगे। हाँ, तो वो बंद नहीं कर सकता है, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है इजराइल के लिए, तो वो बंद नहीं करेगा। हालांकि ये दोनों में सारी चीजें बहुत कोऑर्डिनेटेड होती हैं। देखिए, इतना कोऑर्डिनेटेड है इजराइल और अमेरिका का सारा मामला, कहने के लिए भले कुछ भी करते रहे। अभी भी आप देखिए, अमेरिका ने जो अटैक किया है वो पूरे, आपने जितने नाम बताए, चाहे सिरिक हो, चाहे वो विलायत बेस हो, सब साउथ ऑफ द ईरान है, और नॉर्थ ऑफ द ईरान जो है वो अटैक करता है इजराइल। तो ये इतना कोऑर्डिनेटेड होता है इन लोगों का अटैक। और अभी कल ही हम सुन रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली थी जिसमें ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर हम निर्णायक जीत की घोषणा करेंगे ईरान में, और 3 दिन में डील होने की बात की। 3 दिन में पहले कहा था, अभी कल कह रहे थे अपने रिपब्लिकन पार्टी की रैली में कि 2 हफ्ते में और निर्णायक जीत की घोषणा करेंगे, और एकदम उसी समय हॉर्मुज खुल जाएगा और तेल के दाम गिर करके $92 प्रति बैरल से भी नीचे आ जाएंगे, और दुनिया फिर 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। ये कल कह रहे थे वो। और फिर रात में उन्होंने कहा कि अभी जांच कर रहे हैं हम कि हम जहाज अपने से गिरा या कैसे, और रात फिर उन्होंने हमला कर दिया। अब देखिए सर, ये जो कुछ भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसको लेके शायद एक ऐसा देश है जिसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखिए, उसकी वजह ये नहीं है कि वहां पर युद्ध हो रहा है उसकी वजह से वो नाखुश है, उनके लिए कि उनका जो डील होने का जो काम कर रहे थे, डील बनाने का काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आया, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो लेकर आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहा तो बाहर क्या संभालेगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसपे उसने जबरन कब्जा कर रखा है भारत के भूमि पर, वहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के वर्दीधारियों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, फौज की गोलियों का मुकाबला पत्थरों से किया जा रहा है। जवाब में जनरल मुनीर कसाई बन गया है। खबरें आ रही हैं कि पीओके में 2 दिनों में करीब 400 लोग मार गिराए गए हैं, और हत्या के बाद लाशें भी गायब हो जा रही हैं ताकि खबर बाहर ना आ सके। सबसे भयंकर मंजर बिम्बर में दिखा है, जहां पर एक रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस बीच पीओके प्रशासन ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 प्रदर्शनकारी नेताओं के ऊपर इनाम की घोषणा की, उन्हें पकड़ने के लिए। प्रशासन का कहना है कि इन प्रदर्शनकारी नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। जवाब में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी इनाम का ऐलान कर दिया है। ISI के ब्रिगेडियर फैक की हत्या पर $100 मिलियन का इनाम की घोषणा की है। पीओके को लेकर उसकी असेंबली में सभी 53 सदस्यों की हत्या पर $10 मिलियन का इनाम किया गया है। हर पाकिस्तानी रेंजर्स की हत्या पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा गया है। अब सोचिए कि वो पीओके, जिसे आप कह सकते हैं ना कि धर्म के नाम पर अपने साथ मिलाने के लिए जो भी किया पाकिस्तान ने, अब उसका हाल देखिए क्या हो गया। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि वहां पर जो क्यों भड़की है
ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पुलिस और यहां पर आम लोगों के बीच ये झड़प चल रही है, और ये सब कुछ हो रहा है यहां पर किस लिए? क्योंकि आटे से सब्सिडी हटा दी गई है। 12 जो असेंबली सीट रिजर्व रखी गई थी शरणार्थियों के लिए, उससे पुख्ता कर दिया गया, जिसका विरोध कर रहे थे। आप सोचिए कि भारत में आटा 20-30 रुपए किलो मिलता है और पाकिस्तान में वही आटा मिलता है 150-200 रुपए किलो। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर सब्सिडी हटा दी जाए तो 40 किलो का जो कट्टा आता है, जो बिकता है पीओके में, जो पाकिस्तान से आता है 40 किलो का कट्टा, वो 2000 से बढ़कर 4-5 हजार रुपए पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे?